आजकल अफ्रीका में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे अफ्रीकन अब हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदू रिचुअल फॉलो करते हैं और टेम्पल्स भी जाते हैं। ये कैसे और क्यों हो रहा है, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अफ्रीका में हिंदुइज्म का ये ग्रोथ कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और अफ्रीकन को हिंदू धर्म की तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अफ्रीका में हिंदुइज्म की शुरुआत। अफ्रीका में हिंदुइज्म की स्टोरी काफी पुरानी है। ये सब शुरू हुआ ब्रिटिश रूल के टाइम, जब इंडिया से काफी इंडियन वर्कर्स को ईस्ट अफ्रीका लाया गया रेलवे और प्लांटेशन पे काम करने के लिए। ये मोस्टली गुजरात और पंजाब से आए थे और साथ में अपनी रिलीजियस बिलीफ और ट्रेडिशन भी लाए थे। लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में इंडियंस अफ्रीका आए और साथ में हिंदू धर्म की रिचुअल्स और कल्चर भी लाए। उन्होंने टेम्पल्स बनाए, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए और धीरे धीरे अफ्रीकन कम्युनिटीज को भी इन्फ्लुएंस करने लगे। इंडियन कम्युनिटी के सेटल होने के बाद हिंदुइज्म अफ्रीका में और भी विजिबल हो गया। लोकल अफ्रीकन्स ने हिंदू फेस्टिवल और ट्रेडिशंस को देखा और उसे थोड़ा थोड़ा अपनाना शुरू किया। इस तरह एक कल्चर एक्सचेंज हुआ, जिससे हिंदुइज्म का कल्चर और बिलीफ अफ्रीका में पॉपुलर होने लगा। चैप्टर 2, की इन्फ्लुएंसेस और लीडर्स। हिंदुइज्म का अफ्रीका में स्प्रेड होना सिर्फ माइग्रेशन की वजह से नहीं हुआ, ये कुछ लीडर और ऑर्गेनाइजेशन से भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इनमें स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने हिंदुइज्म की यूनिवर्सल वैल्यूज को प्रमोट किया, जो किसी एक रिलीजन या कंट्री तक लिमिटेड नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म का यूनिवर्सल नेचर को हाईलाइट किया। उन्होंने ये दिखाया कि हिंदुइज्म एक ऐसा स्पिरिचुअल पाथ है जो हर इंसान के लिए है। ये एक्सक्लूसिवनेस अफ्रीकन को काफी अपील कर गया। 1960s में शुरू हुआ इस्कॉन में, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, भी अफ्रीका में हिंदुइज्म को पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा फैक्टर बना। इस्कॉन की डिवोशनल वर्शिप और कम्युनिटी सर्विस ने अफ्रीकन ऑडियंस को डीपली अपील किया। चैप्टर 3, अफ्रीकन को हिंदुइज्म क्यों पसंद आ रहा है, अफ्रीकन हिंदुइज्म की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये समझने के लिए हमें हिंदुइज्म को वो क्वालिटीज देखनी होंगी जो अफ्रीकन ट्रेडिशन के साथ रेजोनेट करते हैं। हिंदुइज्म में नेचर की स्पिरिचुअलिटी को जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो अफ्रीकन बिलीफ के लिए काफी क्लोज है। हिंदू धर्म कहता है कि हर चीज में डिवाइन प्रेजेंस है, चाहे वो नदी हो या पेड़ या पशु। ये थॉट अफ्रीकन के साथ नेचुरली रेजोनेट करता है। इसके अलावा हिंदुइज्म की इंक्लूसिवनेस भी अफ्रीकन को बहुत अट्रैक्ट करती है। हिंदुइज्म में हर इंसान अपनी स्पिरिचुअल पाथ को खुद चूज कर सकता है, चाहे वो मेडिटेशन हो या सर्विस या डेवोशन। ये फ्रीडम अफ्रीकन को पसंद आता है। योगा और मेडिटेशन, जिसे पहले लोग सिर्फ एक्सरसाइज समझते थे, अब वो अफ्रीकन वेलनेस कम्युनिटीज में काफी पॉपुलर हो गया है। काफी लोग योगा और मेडिटेशन के फिजिकल और मेंटल बेनिफिट के लिए हिंदू फिलॉसफी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4, अफ्रीका में हिंदू टेम्पल्स और फेस्टिवल्स। जैसे जैसे अफ्रीका में हिंदुइज्म स्प्रेड हो रहा है, वैसे ही टेम्पल्स और फेस्टिवल का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। टेम्पल्स हिंदुइज्म का एक कोर पार्ट है और आज अफ्रीका की कई सिटीज में हिंदू टेम्पल्स हैं जो स्पिरिचुअल और कल्चर सेंटर्स बन गए हैं। जोशनबर्ग एंड दर इस्लाम जैसे शहरों में टेम्पल्स में इंडियन और अफ्रीकन दोनों कम्युनिटीज आती हैं वर्शिप, मेडिटेशन और सेलिब्रेशंस के लिए। चैप्टर 5, मीडिया और टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस। आज के डिजिटल एज में मीडिया और टेक्नोलॉजी ने हिंदुइज्म को अफ्रीका में स्प्रेड होने में काफी हेल्प किया है। बॉलीवुड ने इसमें एक मेजर रोल प्ले किया है। बॉलीवुड के थ्रू अफ्रीकन ऑडियंस हिंदू कल्चर और वैल्यू से फैमिलियर हो गए हैं। सोशल मीडिया भी हिंदुइज्म को और भी एक्सेसिबल बनाता है। प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कई हिंदू टीचिंग और मेडिटेशन वीडियोस अवेलेबल हैं, जिससे लोग घर पर बैठे सीख सकते हैं। चैप्टर 6, पर्सनल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। हिंदुइज्म के अफ्रीकन कम्युनिटी में ग्रोथ को समझने के लिए हम कुछ लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं। केस स्टडी 1, जॉन, नाइजीरियन योगा प्रैक्टिशनर। जॉन, योगा इनिशियली एक्सरसाइज लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इनर पीस और कामनेस मिलने लगा। इसने मुझे हिंदुइज्म की ओर एक्सप्लोर करने पर इंस्पायर किया। केस स्टडी 2, मैरी, साउथ अफ्रीकन दिवाली एथुइस्ट। मैरी, दिवाली का मैसेज ऑफ होप एंड यूनिटी मुझे काफी कनेक्ट हुआ। मैं रेगुलरली टेम्पल जाता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ। केस स्टडी 3, चिकंगा फैमिली फॉर केन्या इन इस्कॉन। मिस्टर चिकंगा, भगवद गीता की टीचर्स ने लाइफ के कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया जो हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी। चैप्टर 7, सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। हिंदुइज्म का अफ्रीका में स्प्रेड होना कल्चरल रीजन तक ही लिमिटेड नहीं है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर भी इसमें रोल प्ले करते हैं। इंडियन डिस्पोरा कम्युनिटीज ने अफ्रीका में इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है। इंडियन कम्युनिटी का अफ्रीका में इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ा रोल है, जो कल्चरल एक्सचेंज और हिंदू बिलीफ के एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देता है। चैप्टर 8,
चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म। हिंदुज्म का अफ्रीका में ग्रोथ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म के बिना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदू प्रैक्टिसेस से उनके ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीफ में इम्पैक्ट पड़ सकता है। अफ्रीकन स्पिरिचुअल लीडर। हर कल्चर का अपना स्पिरिचुअल पाथ होता है। हिंदुज्म को रिस्पेक्ट करते हुए भी हमारे ट्रेडिशन को भी अप्रिशिएट करना जरूरी है। चैप्टर 9, हिंदुज्म का अफ्रीका में फ्यूचर। आगे जाके अफ्रीका में हिंदुज्म का फ्यूचर कैसा होगा ये तो देखने वाली बात है, पर अब जो ट्रेंड है उससे लगता है कि ये और भी एक्सपैंड होगा। यंग अफ्रीकन्स ने जो हिंदू प्रैक्टिसेस को अपनाया है उससे ये एवोल्यूशन कंटिन्यू रहेगा। कंक्लूजन, हिंदुज्म का अफ्रीका में ग्रोथ सिर्फ एक रिलीजन की कहानी नहीं है, ये कल्चरल और स्पिरिचुअल जर्नी का है जो बाउंड्रीज क्रॉस करके कम्युनिटीज को कनेक्ट कर रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि स्पिरिचुअलिटी का कोई एक बॉर्डर नहीं होता।